सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और क्योंकि अब मौसम तो चेंज हो गया, सर्दियां आ गई हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें हमजा सर्दियों के फलों की और सब्जियों की, तो उनकी अपनी अफादियत एक है। जैसे कि हम अगर देख लें कि जिस तरह मौसमी बीमारियां जो होती हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा था, बुखार हो रहा था, बच्चों में बड़ों में भी अक्सर ये चीज़ें देखने में आ रही होती हैं। तो मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये था कि जो नारंगी का जूस है वो आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो सब्जियां हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में अगर शिमला मिर्च की बात कर लें, इस तरह की जो सब्जियां सर्दियों की जो ख़ास तौर पर सब्जियां जो इस मौसम में होती हैं, उस मौसम की सब्जियां खाएं, उस मौसम के फल फ्रूट वगैरह खाएं। तो इससे जो है आपका एक तो इम्यूनिटी बिल्ड होगी और दूसरा आपका जो है वो आपके अंदर इतनी सलाहियत होगी कि क़ुव्वत मुदाफ़त में इतना इजाफा होगा कि आप उन बीमारियों से, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, उनसे आपके अंदर लड़ने की ताकत मौजूद होगी। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना चाहिए, जो मौसमी सब्जियां और फल हों उनका इस्तेमाल हम लोग बढ़ा दें। और ये राइट टाइम है, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि खुश्क सर्दी हम इसको बोल रहे होते हैं। बारिश नहीं हुई है, मौसम अभी पूरी तरह से तब्दील नहीं हुआ है। ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम में मुब्तला हो रहे हैं, उनको फ्लू हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, छाती ख़राब हो रही है बच्चों की। बड़ों के साथ भी वैसे ये मामला है। तो जब तक ये खुश्क मौसम नहीं चला जाएगा, खुश्क सर्दी जो है ये नहीं जाएगी और बाकायदा तौर पर बारिशों के बाद सर्दी नहीं आएगी, तो हमें एहतियात भी बहुत ज़्यादा बरतनी है। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग एहतियात बरत रहे होंगे। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि सुबह जिस वक्त आप निकलते हैं सर्दी ज़्यादा होती है, दोपहर के वक्त आपका दिल करता है कि अच्छा अब तो मौसम ठीक हो गया, अब ज़रूरत नहीं है। फिर शाम में आप फिर जब घरों को जा रहे होते हैं उस वक्त फिर सर्दी हो रही होती है, हम कमरों से जब बाहर निकलते हैं, लेयर्स है ना कपड़ों की, वो भी बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी भी, मैंने अक्सर लोगों को देखा वो लॉन के कपड़े पहने घूम रहे होते, तो मैं हैरान होती हूँ कि भाई अब तो कपड़े चेंज कर लेने चाहिए आपको, अब तो स्टफ़ चेंज कर लें कपड़ों का। लेकिन ये है कि ये एहतियात हम लोग ही कर सकते हैं कि हम अपने कपड़ों का स्टफ़ चेंज कर लें, जो सर्दियों के गर्म कपड़े हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। तो इस तरह की चीज़ों से हम अपनी एहतियात कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर हम अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी हम लोगों को इस तरह से जूस वगैरह दे देना चाहिए। नारंगी का जूस हो गया, अगर कोई हमें जो मौसमी फल और सब्जियाँ उनकी चीज़ें बना के हम उनको दे सकते हैं, ताकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो और वो उन बीमारियों से लड़ सकें। बिल्कुल जी। चलें हम बात करेंगे पंजाब में स्मोक और बढ़ती आलूदगी की। इस मामले पर अब पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया है, और एक्शन ये लिया है कि लाहौर में हफ्ते में 3 दिन अब स्कूल बंद रखेंगे। बिल्कुल, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल बंद रहेंगे। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जाएगा। और पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के तमाम निजी दफातर हफ्ते में 3 रोज़ बंद रहेंगे। हमारे पास सोल्यूशन ये है कि 3 रोज़ बंद कर दिए जाएँ और स्मोक से तभी बचा जा सकता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी हैं, और मतलब क्या कहा जाए कि हम ये तदारुक कर रहे हैं, हम ये इकदाम उठा रहे हैं कि हमें क्या फैसले करने पड़ रहे हैं कि जी स्मोक ज़्यादा है इसलिए इदारों को बंद कर दें। हमारे पास सोल्यूशन जब ये रह जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, हम क्या कह सकते हैं। इससे कबल भी आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस हम देखें तो मुतअद्दिद मरतबा स्कूलों को बंद किया गया था, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम का बहुत हर्ज हुआ है। और ठीक है, सेहत के लिए बेहतर फैसले तो करना ही चाहिए कि जब कुछ नहीं हम कर सकते तो हमें बंद तो करना ही होगा, क्योंकि बच्चों की सेहत जो है वो मुकद्दम है, वो सबसे आगे है। तो फिर हमें अल्टीमेटली ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमसे यहाँ पर हम लोग कोताही ये कर देते हैं कि हम पहले चीज़ों को नहीं हम देख रहे होते, पहले उनके हम कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे थे। तो सूरत हाल जब यहाँ तक आती तो फिर हम लोग को स्कूल और इदारों को और ये मौजूदा हुकूमत का मसला नहीं है सिर्फ ये, हम पिछली हुकूमतें जितनी देख लें कि उन्होंने क्या काम किया, उनके असरात हैं। ये अब समरात तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि समरात तो अब क्या हम कहेंगे, उनके असरात हैं, अभी तक कुछ नहीं हो सका है। क्योंकि रातों रात तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, एक टाइम, बिल्कुल एक टाइम लगता है कि चीज़ों को ख़राब होने में भी और सही होने में फिर एक टाइम लग रहा होता है। और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने स्मोक के हवाले से स्कूल्स बंद करने की जो तजावीज़ है उनको मुस्तरद कर दी। और सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का कहना है कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे और स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान में औकातकार पहले तब्दील कर दिए गए हैं। हाँ जी। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का हम बात करें तो फ़नी तालीम उन्होंने आम करने का
मैट्रिक टेक मुतारिफ करवाने का एक फ़ैसला कर लिया। फ़नी तालीम जो है वो बच्चों को दी जाएगी, उसको आम किया जाएगा। और ये मैट्रिक टेक क्या है, इस हवाले से भी आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम मियां रिज़ाउर रहमान साहब। रिज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुख्तलिफ फेडरेशंस हैं, प्राइवेट स्कूल फेडरेशंस, वो ज़रा नाला हैं इस फैसले के ऊपर। वैसे तो हफ्ता इतवार स्कूल वैसे ही बंद थे, एक मंडे का उसके अंदर जो है हमने इजाफा देखा है। आप लोग मतलब सर्विंग स्कूल्स की अगर बात कर ले तो उनका क्या मौक़िफ़ है? वालेकुम अस्सलाम हमज़ा एंड निकरा, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, वैसे आज तो बाहर सनी मॉर्निंग है बड़ी, और सूरज निकल रहा है, अपनी आबोताब के साथ सारे काम भी हो रहे हैं। और आज क्वालिटी इंडेक्स 263 है। अदालत ने भी कहा था कि 400 हो तो आपने स्कूल्स की क्लोज़र की तरफ जाना है जी। तो गवर्नमेंट ने कुछ मेरा हाल जल्दबाजी की है इस डिसीजन को करने में, थोड़ा देख लेना चाहिए था। आपने जैसे अभी बताया कि बच्चों का पहले बहुत ज़्यादा लर्निंग लॉस हो चुका है, और अब बच्चों को अगर एक तरफ से हम निकालने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ दोबारा हर्डल खड़ी कर दी जाती है। आप टीचर से तो पूछें कि बच्चे इस वक्त किस स्टेज पे खड़े हैं, आप टीचर को कंसल्ट तो करें। टीचर तो इस वक्त अगर मैं आपको सच बताऊं तो बाज़ वक़्त अपना सर फाड़ने वाला हो जाता है कि इन बच्चों को हम पढ़ा के बता के समझा के थक जा रहे हैं, और बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, वो डल हो गए हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ इनटेक बहुत कम हो गई है, उनकी कॉम्प्रीहेंड करने की सलाहियत कम होती जा रही है, या उसको वो डैमेज कर दी गई है। बच्चे इनएक्टिव हैं क्लास के अंदर बच्चों की, और बहुत सारी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एक साइड पे बच्चों की इतनी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। आप ब्रेन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स को कंसिडर ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो ब्रेन के अंदर है, उससे वो छुपी हुई हैं, वो घर के अंदर है, स्कूल के अंदर है, गवर्नमेंट दुनिया को नजर नहीं आ रही, हमारे वोट्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये जो स्मोक है, ये अगर हम इस तरह फैलेगी और लोग बार बार जिक्र करेंगे तो हमारे वोटर्स कम होंगे कि हमारी क्वालिटी ठीक नहीं है, हमने ठीक काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने परफॉर्म ठीक नहीं किया। तो ये मैं समझता हूँ कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अपनी कौम के लिए सोचे, बच्चों के लिए सोचे, उनके फ्यूचर के लिए सोचे। एक छुट्टी एडिशन कर देंगे आप, चले छुट्टी भी बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन ये कोई हल नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, दानिशमंदी नहीं है। इस वक्त जितने गवर्नमेंट के एजुकेशन के जितने फैसले हो रहे हैं वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब खुद कर रहे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पिछले 3-4 महीने बड़े खामोशी से अच्छे तरीके से गुजरे हैं सारे काम। तो इस फैसले के ऊपर भी उन्हें नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, छुट्टी को नहीं देना चाहिए। देखिए, पहले ही ऑलरेडी इतना हो गया, आज सनी मॉर्निंग है, बहुत बाहर देखें आप, सूरज अपनी आबोताब के साथ। मुसलसल आप देखें ना, पिछले 10 रोज में अगर हम देख लें तो लाहौर आलूदा तरीन शहर रहा है पूरी दुनिया का। तो इस वजह से फैसला तो शायद वो 10 रोज देख के किया गया। सनी मॉर्निंग तो आज है, लेकिन कल परसों 3-4 दिन हमें देखना तो मजीद पड़ेगा। सर, इसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो बहुत अर्ली टाइम है ना मॉर्निंग का, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप स्कूल के टाइम को थोड़ा आगे कर लें, अगर आप 9 बजे से 3 बजे टाइमिंग कर लें, तो ये बड़ा एक रीजनेबल और बड़ा आसान फैसला था। जी बिल्कुल, हम टाइमिंग चेंज करेंगे फौरी तौर पे। हम टाइमिंग जो 1 घंटे का लॉस हो रहा है, हम वो 1 घंटे को बचाने के लिए अपना 1 घंटा एक्सटेंड करेंगे। डेली रूटीन मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा। बल्कि यहाँ पे गुजारिश ये भी करना चाहेंगे कि देखें, बजाय इसके कि पीर को आप स्कूल को बंद करें, अगर नागुज़ीर है तो पीर को बंद करने की बजाय आप जुम्मे को बंद कर लीजिए। अच्छा, देखें, जुम्मा पहले ही हाफ डे है, और बहुत सारे बच्चे वैसे भी कम आते हैं, कुछ शहरों में स्कूल भी नहीं खुलते हैं। तो जुम्मे को अगर आप स्कूल बंद कर लेते हैं तो वो फिर भी कम अफेक्ट करेगा। अगर आप मंडे को करते हैं, मंडे पहला वर्किंग डे है, और उसी दिन अगर आपने स्कूल बंद कर दिया तो टेम्पो नहीं बन सकेगा। लेकिन अगर इस तरह से इजाफी छुट्टी करें तो इससे बच्चों को कितना लॉस हो रहा होगा, कि ऊपर से वैसे भी हफ्ते का पहला दिन हो और फिर बच्चे नहीं आ रहे होंगे, उस टाइम वो ऑफ पे होंगे, तो उनका कितना ज़्यादा लॉस हो रहा होगा इससे। देखिए, वो आप कह रहे हैं ना, जब हम रेस्ट मोड में चले जाते हैं तो सैटरडे संडे छुट्टी करने के बाद जब मंडे को आते हैं तो हमें झंझोड़ना पड़ता है बच्चों को, एक्टिव करना पड़ता है, सुबह एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, और फिर जब वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं तो क्लास में जाके परफॉर्म करते हैं। आप एक और छुट्टी ऐड कर देंगे, वो और रिलैक्स हो जाएंगे। बच्चों को तो अभी सिर्फ बताना है कि आपने एक छुट्टी की है, उनकी आप देखेंगे खुशी के चेहरे खिल जाएंगे, और वो कहेंगे कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि छुट्टी एक बढ़ गई है हमारी। ठीक है, अब देख रहे हैं मियां रिज़ाउर रहमान साहब के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं स्मोक की वजह से। कोई बच्चों को क्योंकि शिकायत आ रही थी, पेरेंट्स कुछ शिकायत कर रहे थे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, और हम चूँकि कुछ और कर नहीं पा रहे थे, तो हमारे पास सोल्यूशन यही है कि अब ऐसे ही बचाया जा सकता है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो ऐसे ही बचेंगे। तो बच्चे बीमार हो रहे हों तो सेहत का ख्याल तो फिर हमने रखना ही है, ग्रेटर गुड की तरफ तो खैर जाना ही है ना फिर। जी बिल्कुल, बच्चे बीमार तो हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, ये सब स्किन की प्रॉब्लम बच्चों को हो रही हैं। ये स्मोक अफेक्ट करती है डायरेक्टली, लेकिन इसमें वो एक सिंपल 2-3 चीज़ें बताई गई हैं डॉक्टर्स की तरफ से कि आप मास्क पहन लें, आप डेली नेबुलाइज कर लें, आप स्टीम ले लें। तो ये सारी चीज़ें जो रेमेडीज़ हैं इसको जो कंट्रोल कर सकती हैं, जो इससे बचा सकती हैं बच्चों को। तो इसमें वालिदैन को भी ज़रा थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा। देखें, गवर्नमेंट तो जो ख्याल रखती है, गवर्नमेंट तो सबसे पहले अपनी आसानी देखती है कि हम किस तरह से अपने आप को जान छुड़ा लें अपनी, और हम किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा सर, एक और फेडरल बोर्ड की जानिब से जो एक फैसला किया गया मैट्रिक में टेक्निकल तालीम के शोबे के हवाले से, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो इस दफ़ा हमारे मैट्रिकुलेशन के बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए वो तकरीबन 3.5 मिलियन बच्चे थे। 3.5 मिलियन बच्चों में से तकरीबन 1 मिलियन बच्चों को कॉलेजेस में या किसी भी जगह पे और दाखला मिल गया और वो अपनी लाइंस में चल पड़े। 2.5 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ कॉलेज हो गए या आउट ऑफ एजुकेशन हो गए और वो इस वक्त स्ट्रीट बॉयज़ हैं। वो देख रहे हैं कि हमने क्या करना है, सोच रहे हैं हमने क्या करना है और वो पूरा 1-2 साल सोचने में और देखने में ज़ाया कर देंगे। जो मैट्रिक स्ट्रीम लाइन आई है ये एक बहुत अच्छा डिसीजन इसलिए है क्योंकि बच्चे को बहुत अर्ली बता दिया जाएगा कि आपके पास ये 20, 30, 40 लाइन्स हैं। इन लाइन्स में से आप कोई भी लाइन को पहले प्लान कर लें और प्लान करने के बाद उसके ऊपर आप अपनी वर्किंग शुरू कर दें। ये जो मैट्रिक टेक है ये आज से बहुत अरसा पहले, कोई 40 साल पहले भी मौजूद था और लेकिन ये किसी वजह से कामयाब नहीं हो सका था। और इसकी जो पहले आप कह लें कि जो डायनामिक्स थे वो बड़े आप कॉम्प्लिकेटेड भी थे और बड़े कंजस्टेड भी थे। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया है, कुछ हमने सजेशंस दी थी कि आप इसको एक्सपेंड करें ताकि बच्चे जो हमारे हैं टेक्निकल एजुकेशन में मुकर्रर किया गया फेडरल बोर्ड की जानिब से, क्या सजेशंस आपकी थी? अब इसमें बच्चों के लिए क्या आसानी होगी और जो पहले नाकाम हो गया था, आप बता रहे हैं 40 साल पहले, ये नाकाम ना हो उसके लिए आपके पास क्या तजावीज़ है? देखिए, सब पहले जो इसका जिस कॉन्सेप्ट पे ये बना था वो था जॉब ओरिएंटेड मैट्रिक टेक था, या अभी भी जो जितनी टेक्निकल एजुकेशन है उसमें यही कहा जाता है कि आप ये टेक्निकल एजुकेशन का कोर्स कर लेंगे तो आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी, फौरी आप इतने पैसे कमा लेंगे। सबसे बड़ी तो खामी पहले ये थी। आज ये सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि आज अगर आप अपना टेक्निकल एजुकेशन में कोई भी कोर्स कर लेते हैं, मैट्रिक टेक का कर लें, आप ऑनवर्ड टेक्निकल एजुकेशन से कर लें और कहीं से भी कर लें, आप फौरी तौर पे अपना बिजनेस शुरू करने के काबिल हो सकते हैं। उसमें आपको 2-3 ब्लेंड्स ऐड करने पड़ेंगे, आपको उसमें ई-कॉमर्स ऐड करनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग ऐड करनी पड़ेगी और एंटरप्रेन्योरशिप आपको आनी चाहिए जो कि अब करवाई जा रही है। तो यही तीनों गुजारिशात हमने मैट्रिक टेक के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को की और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं कैसर साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से उसको एंटरटेन भी किया और फौरी तौर पर उसके ऊपर ये पॉसिबल है कि बच्चों को ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल लेवल पे सिखा दी जाए? सर बिल्कुल पॉसिबल है। यानी मैं अब अगर आपको बताऊं, मैं मेरे अपने पर्सनल स्कूल में तो अभी पहले से हम 2 साल से सिखा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप और हम बच्चों को बिजनेस शुरू करवा के मॉडल रेडी करके देते हैं कि अब आप आगे जाएं तो ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है। देखें, बच्चों को जब एक चीज़ पता ही नहीं होगी, उन्हें सिर्फ ये पता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और CSP बनना है, बस उनके इर्द गिर्द ये चीज़ें हैं। जब उनको पता ही इतना है तो फिर वो उसी के ऊपर सोचेंगे ना। जब आप उनको एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट देंगे, एक बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे, आप उनको बताएंगे तो वो फिर उसकी तरफ आएंगे, सोचेंगे और करेंगे। और बच्चों से ज़्यादा बच्चियों ने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया है और ये ज़रूर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि बच्चियाँ इसमें बहुत कामयाब होंगी। मैं आपको बच्चियों को अपने स्कूल में भी एक मॉडल बताता हूँ हमेशा कि मैं चाइना अक्सर जाना मेरा रहता है, तो वहाँ पे तकरीबन 70% जो बिजनेस होल्ड कर रही हैं वो ख़वातीन हैं और कामयाब जो कर रही हैं वो भी ख़वातीन हैं। अगर उनकी कामयाबी की रेशो निकाली जाए शायद वो 90% हो। मेल वहाँ नाकाम है, मेल छोटे मोटे काम करते हैं या कोई टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन ख़वातीन वहाँ इतनी सीरियस हैं, इतनी कमिटेड हैं, इतनी प्रोफेशनल हैं कि आपको लगता है कि ये एक मिसाल है। मैं उनको हमेशा मिसाल करार देता हूं। क्या बात है। मियां ज़फ़र रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान आप हिस्सा बने और हम उम्मीद करते हैं ये जो मैट्रिक टेक है कि आप टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को, मतलब आप बच्चों को स्किल्स दे रहे हैं ना, कि बच्चों को स्किल्स दे दिए जाएं, फिर साथ बच्चों को पता भी लग जाए कि हमने किन। हम बात भी कर रहे थे कि अब ये चीज़ें जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और जो स्टार्टअप से इनकी तरफ लोग आ रहे हैं, तो फिर अगर एजुकेशन में चीज़ें अर्ली एज पे अगर ऐड ऑन कर दी जाएंगी तो फिर उससे हमें रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वही 3-4 फील्ड्स के अलावा बच्चों का ज़हन तो खुलेगा कि ये भी किया जा सकता है और उससे आपकी मईशत का पहिया चल रहा होता है कि जिस वक्त बिजनेस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं और रोज़गार वो मुहैया कर रहे होते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और वाइट वॉश कर दिया जी, वाइट वॉश कर दिया। लेकिन जो कल के मैच में अप्स एंड डाउन्स आए थे, लास्ट ओवर काफ़ी ऐसे लगता है बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में इस टाइम चला गया, बहुत ही वो ICU से हो रहा था। हाँ, ICU से हो रहा था लास्ट ओवर तो। और जैसे कि हमजा, मेरा ख्याल है सारे हम लोगों समेत जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं ना, वो सारे उस टाइम उनके दिलों की जो धड़कन है वो भी ऊपर नीचे हो रही होंगी उसी टाइम, जिस तरह से वो लास्ट ओवर में आउट हो रहा था और फिर इस तरह से आ रहा था। आखिरी गेंद 2 स्कोर चाहिए, आते हैं महमूदुल्लाह आके बॉल करते हैं और नवाज पीछे हट जाते हैं, फिर वो दोबारा से बारी शुरू होती है, वो फिर गेंद करने आते हैं, वो गेंद नहीं करते हैं, फिर आखिरी गेंद होती है और उस पर नवाज बाहर निकलकर चौका मार देते हैं और तब हम मैच जीते हैं। बड़ी ही वो कल ना एक कंडीशन ऐसी थी कि जिससे हम लोग बहुत ही मुश्किल से ऐसे हाथ पांव बंधे के फूले हुए थे उस टाइम कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ अक्सर वैसे पाकिस्तान का मैच ऐसा हो जाया करता है, लेकिन ये बड़ी बात है कि ऐसी पिचेस के ऊपर अच्छा परफॉर्म करके ये टीम। मिर्जा इकबाल बेग साहब वाइट वॉश कर दिया, मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू
गुफ्तगू करेंगे उनको। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर कैसी परफॉर्मेंस थी टीम की, आपको क्या लगता है हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को अगर देख लें तो आपको कैसी परफॉर्मेंस लगी बांग्लादेश की पिचेस के ऊपर, ऐसी बेहतरीन पिचेस के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमजा और इकरा, सुबह बखैर। बांग्लादेश में जो अमूमन पिचेस इस तरह की बनती हैं कि कोई भी टीम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। आप देखिए इससे पहले वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें बांग्लादेश के दौरे पर गई और दोनों टीमों को T20 सीरीज में शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, अगरचे पहला और आखिरी T20 बड़ा दिलचस्प हुआ। पहले मैच में भी आखिरी ओवर तक पाकिस्तानी टीम जद्दोजहद करती हुई नजर आई। वो तो शादाब खान अगर 8 गेंदों पर 21 रन 10 गेंदों पर 21 रन ना बनाते और 8 गेंदों पर नवाज जो है वो 18 रन ना बनाते तो पहले मैच में भी हम बड़ी मुश्किल से 2-4 थे। दूसरा मैच आसानी से जीते, 8 विकेटों से फखर जमान ने सेंचुरी बनाई। लेकिन कल तीसरा मैच, जिस तरह हमजा रनिंग कमेंट्री कर रहे थे, बता रहे थे अप्स एंड डाउन और लोगों के दिलों की धड़कन कम और ज्यादा हो रही थी, खासतौर पर बांग्लादेशी शायकीन क्रिकेट की। तो कल बड़ा दिलचस्प सनसनीखेज मुकाबला हुआ। लेकिन उससे ये चीज एक्सपोज हो गई कि अगर हमारे ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान रन्स न करें तो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में इतना वो नहीं है पोटेंशियल कि वो उस दबाव को सह सके। और कल भी यही हुआ कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स कर गई। वो तो आखिरी ओवर में अगर वो इफ्तिखार अहमद छक्का ना लगाते और चौका ना लगाते नवाज, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती थी। बिल्कुल। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अगर हम बात करें मोहम्मद वसीम की, खुशदिल शाह की और हैदर अली की, नए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस किस तरह की लगी आपको? देखिए अच्छी परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद वसीम जो है जूनियर, उनमें बड़ा पोटेंशियल है। वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं और कल इन्होंने शाहनवाज दहानी को मौका दिया। वो डिजर्विंग कैंडिडेट था शाहनवाज दहानी, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बेसिस पर खिलाड़ियों को नहीं शामिल करेंगे तो फिर किस परफॉर्मेंस की बेस पर शामिल करेंगे? तो शाहनवाज दहानी ने कल अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट ली, बड़ा अच्छा होल्ड किया। उन्होंने 3 ओवर्स में 10 डॉट बॉल्स भी की, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं पोटेंशियल है। अगर आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे प्लेयर को तो जब तक मौका उसको नहीं प्रॉपर मिलेगा वो कैसे परफॉर्म करेगा। खुशदिल शाह को माजी में भी मौके मिले, हैदर अली को भी माजी में मौके मिले, लेकिन अभी इन दोनों को और मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है। जिस तरह की बैटिंग हैदर अली करते हैं कि अब आप इनिंग्स बना गए और उसके बाद आप आउट हो गए, फिनिशिंग जो है वो आनी चाहिए। और ऐसे ही खुशदिल शाह जो है वो उठा के मारते हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने आप में ठहराव लाना होगा, जिसकी वजह से इन दोनों में पोटेंशियल तो है। लेकिन मोहम्मद वसीम ने इम्प्रेस किया और दहानी को जो आखिरी मैच में मौका मिला उससे ये पैगाम मिला कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स की कमी नहीं है, बड़े यंग टैलेंटेड अपकमिंग फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। जी ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, उस्मान कादिर की बात कर ले, उनको काफ़ी आसानी से खेलते रहे, खैर उन्होंने विकेट्स भी 2 ली, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? फिर हारिस की हम बात कर लें, हारिस से सारे ही नाराज़ थे। वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन अभी फिर सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है हारिस की। देखिए हमजा, अगर उस्मान कादिर की बात करें, जब तक आप प्लेयर को खिलाएंगे नहीं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो अचानक आप इतने दौरे कराने के बाद एक मैच में डाल देंगे तो फिर प्लेयर्स पे तो असर पड़ता है। अब सरफराज अहमद को देख लीजिए, कल उन्होंने 12 गेंदों पर 6 रन बनाए, बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे। इसका मतलब है कि आप जब तक रूटीन में प्लेयर नहीं खेलेगा उसको कैसे पता चलेगा? अचानक एक मैच में डाल देते हैं और तलवार लटकी होती है कि अगर परफॉर्म नहीं किया तो अगले मैच में हम बाहर हो जाएंगे। उस्मान कादिर में पोटेंशियल है। शादाब के मुकाबले में उस्मान कादिर के पास हमजा वैरायटी बहुत ज्यादा है। वो लेग स्पिन भी करते हैं, फ्लिपर भी करते हैं, टॉप स्पिन भी करते हैं, गुगली भी करते हैं, जो उनके वालिद मरहूम अब्दुल कादिर किया करते थे। तो अगर इसको मौके कंसिस्टेंट मिले, ये उसकी बदकिस्मती है उस्मान कादिर की कि नायब कप्तान है शादाब खान, जिसकी वजह से उसे मौका नहीं मिल रहा। और दूसरे हारिस रऊफ की अगर आप बात करें, हारिस रऊफ ने वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन यहाँ थोड़े बुझे नजर आए। अप्स एंड डाउन आते हैं बॉलर की जिंदगी में, और हारिस रऊफ चूंकि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, तेज हैं, तो मेरे ख्याल में वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि सामने टीम भी जरा कमजोर थी, खिलाड़ियों का जो मोरल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हारिस रऊफ हैज गॉट अ वेरी गुड टैलेंट। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, पॉजिटिव्स क्या हैं इस टीम के? जैसे वीडियोस अब पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से जारी की जा रही होती हैं, बड़ा 1 यूनिट लग रहे होते हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं, आप क्या देख रहे हैं कि हमने कोई एक ऐसी टीम बना ली है कि जिसका कोई कप्तान पे भरोसा है और अंदर कोई साजिशी अनासिर मौजूद नहीं है?
देखिए, वीडियोस की बात की हमजा, तो कभी आपने देखा दुनिया में, मैं तो कितने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, कि एक खिलाड़ी डेब्यू से पहले अपनी वालदा से बात जी। कर रहा है और उसकी वीडियो पीसीबी जारी कर रहा है। क्यों जारी कर रहा है? क्योंकि पीसीबी पर बहुत दबाव था कि शाहनवाज दहानी को नहीं खिला रहे थे, तो अपनी खिफत मिटाने के लिए उन्होंने वो वीडियो जारी की कि जी वो अपनी वालदा, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, वो उसका प्राइवेट मामला है, आप उसको जो है दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमजा मुझे याद है आप ही के शो में मैंने पहले भी कहा था कि एक ड्रामे की शूटिंग हुई थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मीडिया बॉक्स में, जहां लैपटॉप चीफ सेलेक्टर जो थे वो अपना मोबाइल हाथ में लिए हुए स्पीकर ऑन करके कैमरा सामने ऑन था और वो लड़कों को तसल्ली दे रहे थे। ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोई खिलाड़ी डेब्यू कर रहा है और आप उसकी वीडियो जो है वो घर वालों से, अपनी वालदा से बात कर रहा है, जारी करें। और भी खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था, आपने उनका क्यों नहीं जारी किया? तो मेरे ख्याल में ये उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए था। दूसरी तरफ अगर आप पॉजिटिव की बात करते हैं हमजा, तो पॉजिटिव तो है कि पाकिस्तान ने यंगस्टर्स को ट्राई किया, लेकिन मुझे हैरत होती है कि 20 गेंदें खेलने वाला वर्ल्ड कप में आसिफ अली कहाँ चला गया? उसको बिल्कुल ही आराम करा दिया। उसको क्या छुपा के रखा हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए? समझ में नहीं आता। लेकिन ये पॉजिटिव ये रहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत बेहतर होती जा रही है। अगरचे ऐसी थी, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, यंगस्टर्स आगे आए, विच इज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। सही है। अच्छा मिर्जा साहब, अब टेस्ट सीरीज का भी आगाज हो रहा है, जो कि टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा होंगे, ये कितने इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान के लिए? देखिए इकरा, बांग्लादेशी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करना मेरी राय में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी नहीं है। अब उनके नए कप्तान आ गए, मोमिनुल हक, वो कप्तानी करेंगे टेस्ट मैचेस में। शकीब को उन्होंने अगरचे रखा है, लेकिन उनकी फिटनेस से मशरूत है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एडवांटेज होगा टेस्ट सीरीज में। पाकिस्तान की कारकर्दगी भी टेस्ट सीरीज में इतनी अच्छी नहीं रही है। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट हम हार गए थे, फिर उसके बाद एक टेस्ट जीतकर हमने सीरीज बराबर की। लेकिन मुकाबला होगा, नए लड़के, इमरान भट्ट जो इतने जबरदस्त फील्डर थे, सिर्फ फील्डिंग की बेसिस पे खेले और फिर उन्होंने कुछ मिस सेंचुरियां बनाई है, वो टीम से बाहर है। इमामुल हक वापस आ गए टीम में। 2 स्पिनर्स हैं, ऑफ स्पिनर, साजिद खान और आसिफ, बिलाल आसिफ। तो अब देखते हैं उनमें से किसको खिलाते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बरतरी हासिल होगी टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात करें, उनका ख्याल है कि टेस्ट जो सीरीज है वो भी पाकिस्तान बासानी शायद जीत जाएगा और इंशाल्लाह बासानी ही जीतेगा। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी सर्वे है, अच्छा सर्वे है, अच्छी खबर है। गैलप ग्लोबल ने पाकिस्तान को जनूब एशियाई खित्ते का महफूज तरीन मुल्क करार दिया है। बिल्कुल, और अमन व अमान इंडेक्स पर पाकिस्तान और श्रीलंका की रेटिंग जो है वो 84 इंडेक्स आई है। दुनिया भर में अगर बात करें अमन व अमान इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर भारत से 16 दर्जे बेहतर है। हाँ जी, और पाकिस्तान इंडेक्स में 40वें नंबर पर है, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत का नंबर 56वां है। और रिपोर्ट के मुताबिक तनहा चलने वालों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात महफूज तरीन मुल्क है। बिल्कुल, इस मामले में अगर हम बात करें नॉर्वे की, तो वो दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन जो है वो तीसरे नंबर पर है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस फहरिस्त में स्विट्जरलैंड चौथे और फिनलैंड 5वें नंबर पर बराजमान है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानी कुर्बानियों के बाद मुमलिकत खुदादाब ने अमन अमान की सूरत हाल मिसाली है। अच्छा, मजहबी रवादारी की हम बात कर लें, वहाँ से लेकर अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ तक, बच्चों की हिफाजत से लेकर ख़वातीन की इज़्ज़त व नामूस तक हर कोई जो है महफूज है। और मिसाली अमन अमान के बाद अब हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो सियाहत के फ़रोग़ पर मज़ीद तवज्जो दे, क्योंकि इस गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा था वज़ीर आज़म की जानिब से लाजमी तौर पर बहुत फोकस किया गया था और एम्फसाइज़ किया जा रहा था सियाहत के ऊपर, टूरिज़म के ऊपर, लेकिन कोरोना की वजह से एक ज़ख्त पहुंची उसको। लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ बिल्कुल ऐसी, और पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जो खूबसूरत सयाहती मकामात हैं उनको उजागर करके गैर मुल्की शहरियों को भी मददू किया जाए, ताकि हम अमन व अमान की मिसाली सूरत हाल से फ़ायदा भी उठा सकें। तो जी ये ग्लोबल का जो है उसने पाकिस्तान को जनूब एशियाई खित्ते का महफूज तरीन मुल्क करार दिया है, और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी भी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। ACPLC के साबिक सरबराह चनॉय साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद चनॉय साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये अगर देखा जाए इंडेक्स के हवाले से तो पाकिस्तान जनूब एशियाई खित्ते का महफूज तरीन मुल्क करार दिया गया है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की? वालेकुम अस्सलाम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
देखें, हमारे पास दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है, इसकी वजह से हम इस खत्ते की जो है वो महफूज तरीन मुल्क बन गए हैं। और मैं समझता हूँ उसके तमाम तर क्रेडिट पाक फौज को और जो भी मौजूदा हुकूमत है या पिछली हुकूमत है जिन्होंने इस पे काम किया है उसको जाता है। हमारे पास कराची में, लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में, कोयटा में जो हालात थे, दहशतगर्दी थी, जो रोजाना बम ब्लास्ट होते थे, बहुत सारी जो है वो इस किस्म की वारदातें होती थी, उन लोगों को मैनेज करना, कंट्रोल करना और फिर उन दहशतगर्दों का सफाया करना, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो पाकिस्तान फौज ने अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ किया और हमारी जानों को महफूज बनाया। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। दहशतगर्दी में पाक फौज के और पाकिस्तानी अवाम 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं और ये उनकी शहादत का समरा है जिसकी वजह से आज हम इस तरह के हालात देख रहे हैं और दुनिया हमारी इसकी तारीफ कर रही है। लेकिन दुनिया भी इसकी तारीफ कर रही है। मैं चुनाव साहब, हम देखें इस गैलप की जो रिपोर्ट है, पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को हम किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं इसको यूज करते हुए? देखिए, ये तो अब पाकिस्तानी हुकूमत का काम है, मौजूदा हुकूमत का काम है कि पूरी दुनिया में अपने एम्बेसीज के थ्रू इस सर्वे को जो है उसकी तशहीर की जाए और साथ साथ लोगों को इनवाइट किया जाए कि यहाँ पर आएं, यहाँ पे ना सिर्फ सरमायाकारी करें बल्कि यहाँ पर जो है वो रहने की जगह है, अपना इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान आए, सयाहत के लिए यहाँ पर आए, सरमायाकारी के लिए आए और पाकिस्तान में हाउसिंग की एक बहुत बड़ी जो है वो रिक्वायरमेंट है, उस पर काम किया जाए। ये सारी चीजें जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की मईशत के लिए, पाकिस्तानी अवाम की के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे मिलजुल के मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस बात की तशहीर भी करे, इस सर्वे का नतीजे हैं वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जाएं और बताया जाए कि पाकिस्तान जो है वो कितना सेफ मुल्क है, पाकिस्तान में इस वक्त माशी हालात क्या हैं। ज़ाहिर माशी हालात जो है वो पहले से बहुत बेहतर हैं और हम जो है वो न सिर्फ माशी तौर पर बल्कि अमान के तौर पे भी जो है वो लोगों को पाकिस्तान में दावत दे सकते हैं कि आए, सरमायाकारी करें, आए यहाँ पे सयाहत के लिए आए। आपने ये देखा होगा कि पिछले दिनों में पाकिस्तान में सयाहती मराकज पे बड़ा रश रहा है और आज जो है वो जगह नहीं मिलती कहीं होटल्स में या कहीं मराकज पे। तो ये इस बात की गमादी कर रहा है कि पाकिस्तान में एक ट्रस्ट लेवल बढ़ रहा है। आज ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो पाकिस्तानियों के इस इमेज को जो है वो बेहतर करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है अहमद चुनाई साहब, सॉफ्ट इमेज की हम बात कर रहे होते हैं और हमारा बड़ा फोकस रहा है सॉफ्ट इमेज के ऊपर कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश किया जाए। खास तौर पे उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री की बात की जा रही थी, अपने कल्चर के हवाले से बात की जा रही थी, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की बात हो रही थी। सॉफ्ट इमेज हम किस तरीके से उजागर कर सकते हैं? देखिए, अब सॉफ्ट इमेज का उजागर करने का सबसे बड़ा रास्ता ये है कि हम अपने पास होने वाले अच्छे काम जो हैं, अच्छे तरक्याती काम भी जो एक दूसरे की हम मदद करते हैं वो भी, और साथ साथ जो कल्चर की हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया इतना तेज है कि एक छोटी सी खबर जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है कि यहाँ पर लोगों के साथ इंसाफ होता है, लोगों के साथ जुल्म नहीं होता और लोग जो हैं वो कोई लड़ाकू पसंद नहीं है बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं। ये हकीकत है कि पाकिस्तानी सड़कों पे अगर आप किसी को पता पूछो या कोई मदद चाहो तो लोग फौरन तैयार हो जाते हैं। ये बात शायद गैर मुमालिक में कम होती है, लेकिन यहाँ पे कोई गैर मुल्की अगर किसी से मदद मांगता है तो ये एक बहुत बड़ा सॉफ्ट इमेज है। इस किस्म की छोटी छोटी क्लिप्स बना के पूरी दुनिया में इसकी तशहीर की जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है अहमद चुनाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। इसी के साथ हम ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कराची में दूध फरोशों की मनमानियों से तंग आकर लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे पर कमिश्नर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई और दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि कराची में 140 से 150 रुपये लीटर दूध फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अदालत ने 4 हफ्ते में कीमत के तयन का हुक्म दिया था, मगर इस हुक्म पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने रिमार्क्स में कहा
कि मुल्क में जो महंगाई का आलम है, हर कोई परेशान है। आपको मालूम है चारे की क्या कीमत है, हर चीज़ के जो रेट्स हैं वो दिन ब दिन बदलते नज़र आ रहे हैं और हर तबके के लोग परेशान हो रहे हैं, जिस पर वकील ने कहा कि कीमतों का तायुन करना एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। हाँ जी, और इस मौके पर कमिश्नर कराची ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 24 नवंबर को स्टेक होल्डर्स के साथ एक और इजलास होगा। कोशिश है इजलास में मुत्तफिका नर्ख तय हो जाए, वरना इंतजामिया फैसले करेगी। बिल्कुल, और अदालत ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने और दूध की कीमतों का तायुन करने की हिदायत करते हुए समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी कर दिया है। लेकिन अवामी राय क्या है? अवाम कितने परेशान हैं? ये नर्ख तब्दील हो जाते हैं, मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। अवाम क्या कह रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश की, आपको वो सुना। ये दूध ही था, उसमें भी महंगाई कर दी। पेट्रोल तो ऊपर जा ही रहा था तो दूध भी चला गया। तो इस तरह से तो हुकूमत नहीं चलेगी, आवाम परेशान है। हमारे यहाँ दूध की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, यानी कहीं 110 है, 120 है, कहीं 140 है, यानी जो दुकानदार अपनी मनमानी यानी कि उसके अपने रेट रखे हुए हैं, लेकिन कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। अभी तो और भी 20 रुपया महंगा हो गया है, 150 रुपया किलो हो गया। हम तो बच्चों को क्या पिलाएं, ये तो दूध इतना महंगा हो गया है, तो अभी तो गरीब बन गया, बिल्कुल गुजारा ही नहीं होता है। जो सिचुएशन है वो दूध के हवाले से वो इंतहाई नाकुफ्ताबे है, क्योंकि दूध जो है इतना वो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत की लगाम से बेकाबू हो चुका है। ये कहना चाहिए कि हम दूध पिलाएं, बच्चों को पानी पिलाएं, ज़्यादा मेहरबानी करो, कुछ हमारे साथ ये रिक्वेस्ट करें, जो रेट कम करें। इतना जुल्म क्यों हो रहा है? इस वक्त दूध शक्कर के अंदर सब जितने भी दुकानदार हैं, सबके मुख्तलिफ अलग अलग रेट चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कम से कम इंतज़ामिया इस पर कोशिश करे, नोटिस ले, जो भी रेट एक मुकर्रर है उसी रेट पर सबको दिए जाए। हुकूमत से यही मुतालबा है, ये दूध का जो रेट है बहुत कम करना चाहिए और ये पैसा जो इन्होंने आगे बढ़ाया ये वापस करना चाहिए इनसे। भाईजान ये तो आवाम तंग आया महंगाई से, लोग ऐसे चाय कम पी रहे, 20 रुपये और दूध बढ़ गया, हम लोग भी चाय का रेट बढ़ाएगा। ये आपने अवामी राय जानी। अवाम तो परेशान ही होते हैं जब इस तरह की सूरत हाल होती है। हम बात करेंगे, सदर हैं डेयरी फार्मर्स एंड कैटल एसोसिएशन के और शाकिर गुजर साहब। शाकिर गुजर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुज़श्ता समाअत के हवाले से अगर बात कर लें, कमिश्नर कराची कह रहे हैं कि जी स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी मीटिंग होनी है, इजलास होगा 24 तारीख को, यानी कि कल इजलास हो रहा होगा। तो आप लोग ही स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोगों के साथ ही इजलास होगा, आपसे कोई बात हुई है? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का। हम तक अभी कोई इत्तला नहीं आई है कल के इजलास के हवाले से। सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के ज़रिए हमें इत्तला ज़रूर मिली है। तो ये स्टेक होल्डर्स आपके अलावा भी कोई हो सकते हैं इसके अंदर, कि शायद कमिश्नर कराची किसी और की तरफ देख रहे होंगे, वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कुछ तय कर लिया जाए? असल में कमिश्नर कराची देखें, इसमें बीच में 3 डायमेंशन में कारोबार है। इसमें होलसेलर है, रिटेलर है और डेयरी फार्मर है। और यकीनन सबसे ज़्यादा जो कास्ट बढ़ी है वो डेयरी फार्मर की बढ़ी है। दीगर के भी अखराजात बढ़े होंगे, पर 4 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है और कमिश्नर साहब को नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए इसमें। और यकीनी तौर पे आप सब जानते हैं कि दूध इनपुट्स की फाइनल प्रोडक्ट है, जिनकी महंगाई का रोना सभी रो रहे हैं। और यकीनी तौर पे हम सबको ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर कमिश्नर कराची 4 साल से नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, इसके बारे में भी एजेंसीज को और दीगर जो हमारे इदारे उन्हें सोचना चाहिए, कहीं कोई करप्शन तो नहीं है पीछे। तो बहुत ज़रूरी है, जब नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा ये समझ लें तो आप यही समझेंगे कि दूध महंगा मिल रहा है, जबकि 4 साल से नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कल महकमा लाइव स्टॉक ने दूध की कीमतों का तखमीना जारी कर दिया है, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, जो कि 133 रुपया फी लीटर एक्स फार्म गेट है। और गवर्नमेंट जो हमारे कमिश्नर साहब है उनका 94 रुपीज़ है रिटेल साइड पे, और फार्मर रेट उन्होंने 85 रुपए रखा हुआ है और महकमा लाइव स्टॉक ने 133 रुपए का दिया है। जिसमें हमारा प्रॉफिट शामिल करके रिटेलर और होलसेलर का शामिल करके 178 रुपया 60 पैसा फी लीटर दूध की कीमतें बन रही हैं, जो होने जा रही हैं महकमा लाइव स्टॉक की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक। लेकिन गुजर साहब, इससे मुतफ़िका बात हो रही कि मुतफ़िका निर्ख तय होंगे, लेकिन क्या मुतफ़िका निर्ख इस तरह के होंगे जिस पे आप लोग भी सेटिस्फाई होंगे और फिर आवाम भी उस पर खुश हो रही है कि हाँ ये ठीक है, इसी पर हम लोग ले लेंगे?
असल में जी देखें, जब जो जमूत तारी है, जब बर्फ पिघलेगी, बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मुत्तफिक हो ही जाएंगे ना। और कहीं पे हमें लचक लेनी पड़ेगी, कहीं पे कमिश्नर कराची को, कहीं पे कंज्यूमर सोसाइटी को। देखिए, अवामुन नास को मुतमईन करने के लिए देखिए महंगाई के तूफान की जद में हम सब में ये हम सभी समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है हम किसी न किसी नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाएं। ठीक है, आप कहाँ तक लचक ले लेंगे गुजर साहब? अगर आपसे बातचीत होती है तो आपने कुछ जहन तो बना रखा होगा कि जी कि इतनी लचक के लिए हम तैयार हैं कि जी कि इससे कम हम नहीं करेंगे, वो जरा शेयर कर दें। अगर आपसे बात होती है, कल इजलास हो जाता है, आपको बुला लेते हैं। असल में जी देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक्स फार्म गेट जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 133 रुपया फी लीटर है। ठीक है। उसमें हमारा प्रॉफिट जो है कम अज कम भी 20% तो होना चाहिए ना। हम उसमें कुछ ना कुछ लचक ले सकते हैं। 20% नहीं दे, हमें 10% दे दें, कोई बात नहीं है उसमें। और यकीनन उसके अंदर आगे फिर होलसेलर, रिटेलर, उसका फ्रेट, ये तमाम चीजें हैं और ये 250 रुपए से ऊपर बन रही है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन हमारे, ठीक है, ये लचक, ठीक है, लचक सबने देख ली गुजर साहब के कितनी रियायत कर रहे हैं, ये सबने देख लिया। साथ ये बता दीजिएगा, कमिश्नर कराची कह रहे थे कि जी कि जो मुनाफाखोर हैं, मनमाने नर्ख जिन्होंने कर रखे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। आपके कोई बंदे गिरफ्तार हुए हैं? जी हो रहे हैं जुर्माने। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि कमिश्नर साहब को मिल्क रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कमिश्नर कराची को या दीगर जितने भी लोग हैं उन्हें अपनी तोपों का रुख डेयरी फार्मर्स की तरफ करना चाहिए। वो आए, हमें गिरफ्तार करने बहस कर रही, हम इज्तिमाई गिरफ्तारियां देते हैं इन्हें। और ये समझ लें कि जब वो हमें गिरफ्तार नहीं करने आएंगे तो वो हमें कहें, हम गिरफ्तारियां देने आ जाते हैं उनके पास तमाम डेयरी फार्मर्स। तो देखें, ये ज्यादती करते हैं मिल्क रिटेलर्स के साथ। और जो मिल्क रिटेलर्स के साथ ज्यादती है, गरीब जिसने 5 मन दूध बेचना है, आप उसके ऊपर 15-15, 20-20 हजार रुपए जुर्माना कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं उनके साथ, ये रिटेलर्स के साथ। अच्छा, लेकिन शाकिर गुजर साहब, हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ रही होती हैं दूध की, सब कुछ, मतलब आपने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी बता दिया, सारा कुछ बताया, लेकिन हम मसला देखते हैं मिलावट का, वो वाली चीज़ नहीं हल हो रही होती। ये ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? असल में जी देखिए, कराची और हैदराबाद के शहरी बड़े खुशकिस्मत है कि यहाँ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है, यहाँ पे अडल्ट्रेशन नहीं है। अगर कहीं चंद फीसद अगर है भी तो वो पानी की मिलावट है। बाकी मुल्क भर में जो जहां पे देही इलाकों से दूध खरीद के लाया जाता है वहां फिर भी मिलावट हो सकती है, क्योंकि वहां से एक लंबा प्रोसेस है, जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर आ गया, उन मजाफात से कलेक्ट किया जाता है दूध और फिर शहरों तक लेके जाया जाता है, तो बीच में मिलावट होती है। और उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाई कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी भी कार्रवाई कर रही है। सिंध में जो है, देखिए सिंध ये लाइव स्टॉक की दौलत से माला माल मुल्क है, हम दुनिया के चौथे बड़े दूध के पैदावारी हैं, और यकीनन जब इतने बड़े पैदावारी हैं तो खाली दूध फरोख्त होगा ना। फिर तो अडल्ट्रेशन इंतहाई कम है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है शाकिर गुजर साहब, आपने अच्छी मिलावट और बुरी मिलावट जो है उसकी भी अच्छी डेफिनेशन की है कि सिर्फ चलें जी, अगर थोड़ा बहुत होता तो पानी मिला लेते हैं। लेकिन साथ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ये सवाल किया कल कि आपको चारे की कीमत का पता है कि वो कितनी है? आपको लगता है कि इंतजामिया को पता है कि चारे की कीमत कितनी है? असल में जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, दूध की कीमतों का मामला महकमा लाइव स्टॉक के सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो मुताल्लिका महकमा है, उन्हें सब चीज़ों का पता है। कमिश्नर कराची या कंज्यूमर सोसाइटी या दीगर ब्यूरो ऑफ सप्लाई, इन्हें यह नहीं पता भैंस का दूध कहाँ से निकलता, तो इन्हें चारे की कीमतों का कहाँ से पता चलेगा? तो बात यह है, जो दूध की कीमतों का, चारे की कीमतों का इनके इल्म में नहीं है, और ये अपनी जानिब से। ठीक है शाकिर गुजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग तक कमिश्नर कराची की जानिब से कोई नोटिस नहीं, कोई हिदायत नहीं, कोई फोन कॉल नहीं आई कि कल इजलास है और आप स्टेक होल्डर्स हैं, आपसे इस पर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बढ़ेंगे जी और कुछ कोरोना वायरस का जिक्र करेंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बात की जाए तो कोरोना वायरस का जोर टूटता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अमवात और मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी देखी जा रही है। मुस्बत केसेस की शरह 1% से भी कम है, जो कि बहुत खुशाइंद है। बिल्कुल, बहुत खुशाइंद बात भी। और अगर हम उधर आलमी वबा की बात करें तो उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए साइंसदानों की पेशकदमी जारी है। कोरोना के खिलाफ मौत के खतरे को 90% कम करने वाली जो गोली है वो उसके इस्तेमाल के इकदाम में तेज़ी आ गई है। और दवासाज अमरीकी कंपनी फाइजर ने अपनी गोली कोरोना मरीजों को देने के लिए अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग
एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूरी की दरख्वास्त भी कर दी है। हाँ जी, और मंजूरी मिलने की सूरत में क्या होगा कि एंटीवायरल गोली चंद हफ्तों में मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब होगी। इसके ऊपर हमने माहिराना राय खैर लेनी है। उधर अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीन का जो सिलसिला है वो जारी है, वैक्सीनेशन जारी है, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, उसका आगाज़ हो चुका है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए फाइज़र और अगर हम देखा जाए ये वैक्सीन ये लगाई जाएंगी। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की 5वीं लहर, इसके बहुत ज़्यादा जो है खदशात भी इसके ऊपर हैं, सवालात भी उठ रहे हैं। यूरोप का जिक्र हो रहा है कि वहाँ पर खतरे की घंटी तो बजा दिया भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पर तो खतरे की घंटी बज गई। लेकिन उसके बाद हम अगर देखें तो ऑस्ट्रिया ने मुल्क गिर लॉकडाउन का भी नफाज का ऐलान कर दिया। उसके अलावा फ्रांस की अगर बात करें, वहाँ पर नए केसेस की तादाद में बिजली की कहा जा रहा है कि रफ्तार से ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जबकि कोरोना वायरस की एक झेली किस्म डेल्टा प्लस के केसेस बरतानिया में भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, जनवरी की बात हो रही थी, पाकिस्तान के हवाले से भी बात हो रही थी, दुनिया भर की भी बात हो रही थी कि जी के जनवरी के करीब जाकर 5वीं लहर आ सकती है। और जब जब माहिरीन ने ये कहा है तो अनफॉर्चुनेटली लहर आई भी है और इस तरीके से थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन लहरें उस तरह से आती रही हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर इमरान शरीफ, प्रोफेसर एरिज़ोना यूनिवर्सिटी अमेरिका से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया फॉर द इन्विटेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पहले तो हम 5वीं लहर की बात कर लेते हैं क्योंकि हम खौफज़दा ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं जब इस तरह की बातें सुन रही होते हैं। खदशा है 5वीं लहर का? बिल्कुल है, क्योंकि मैं आपको खाली अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ। उसमें हमारे केसेस काफ़ी नीचे आ गए थे। आपको पता है कि ऑलमोस्ट 250,000 कुछ महीनों तक थे, उसके बाद कम होने शुरू हुए तो इस वक्त केसेस कम हुए थे, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 29 स्टेट्स हैं जिसमें केसेस ऊपर चले गए। तो समझ लें कि एक दिन में 24 आवर्स में क्लोज टू 90,000 केसेस इस वक्त हो रहे हैं और 29 स्टेट्स जिनमें ये केसेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर अनवैक्सीनेटेड लोग हैं जिनमें ये केसेस। तो 5वीं लहर आएगी और जो उसकी इंटेंसिटी है, इट विल ऑल डिपेंड्स कि किन ममालिक में वैक्सीनेशन हो चुकी है, कितनी हो चुकी है। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को ले लें तो वहाँ तो 4% से भी कम वैक्सीनेशन हुई है। तो इस तरह से इन ममालिक में लहर काफ़ी तेज़ आएगी, लेकिन जहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुकी है इंटेंसिटी कम होगी और केसेस कम होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जिस तरह से अब अमेरिका में उन्होंने ये कर दिया कि 5 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी वैक्सीनेशन जो है वहाँ पे उनको वैक्सीनेट करने का जो है वो आगाज़ कर दिया है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमें भी यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरह से हम लोगों को कहा जाता है कि 5 से 11 तक के जो बच्चे हैं उनको लगानी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उनमें हेजिटेंसी देखी जा रही है। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या पैगाम देंगे कि उन पेरेंट्स को उनको बच्चों को भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाना होगा? देखें, जब ये बच्चे स्कूल जाएंगे वहाँ पर इनको इन्फेक्शन होगा और अपने वहाँ स्कूल में भी ये इन्फेक्शन फैलेगा। उसके बाद जब ये इन्फेक्शन घर लेकर आएंगे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो इन्फेक्ट हो सकते हैं कोविड से और काफ़ी बीमार हो सकते हैं। तो बच्चों को वैक्सीनेट करना इंपॉर्टेंट है। उसमें भी बच्चों में एक MIS-C, एक मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिजीज़ है जो कि रिपोर्ट की गई है। ये बिल्कुल सिमिलर है कावासाकी डिजीज़ की तरह, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स है। तो उसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, उसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो चीज़ें हो सकती हैं बच्चों में, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको आप वैक्सीनेट करें। पेरेंट्स का ये सवाल अच्छा होगा कि इन लॉन्ग रन इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखें, वैक्सीन ब्रांड न्यू है और हम इसके बारे में लर्न कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई मेजर इशू, मेजर साइड इफ़ेक्ट, मेजर इम्पैक्ट हमें नहीं मिला है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस लग चुके हैं। तो आई थिंक लुक्स लाइक अ वेरी सेफ वैक्सीन। मेरा तो यही कहना होगा कि आपके पास अगर वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान में तो आप ज़रूर लगवाएं। और हमारी अपनी भी कोशिश ये है कि हम वहाँ पर US गवर्नमेंट से, जैसे कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव हो गए, सेनेटर हो गए, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वैक्सीन मिले थ्रू कोवैक्स प्रोग्राम। आपको पता है 20 से 25 मिलियन आ चुके हैं, तो हमारी कोशिश है कि और वैक्सीन पाकिस्तान में आए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ऑरल मेडिसिन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि गोली कोई ऐसी दवाई आ जाए कि जो इफेक्टिव हो कोरोना वायरस की सूरत हाल के वाले से। फाइजर कह रही है कि जी कि हमने तैयार कर ली, FDA के पास है। आपके पास क्या अपडेट है उसकी? देखें, ये जब से कोविड के ऊपर काम शुरू हुआ है तो ओरल मेडिकेशन के लिए पिछले 1-1.5 साल से रिसर्च चल रही थी। तो मर्क ने पहले इंट्रोड्यूस की अपनी मेडिकेशन, जो कि मेरा ख्याल है महीना भर पहले उन्होंने अपना डेटा जो है मीडिया में डिस्कस किया। तो उनकी भी काफ़ी इफेक्टिव है। फाइजर ने ऑलमोस्ट अ वीक अगो उन्होंने अपना डेटा शेयर किया, 89% इफेक्टिव है हॉस्पिटलाइजेशन में और सिवियर डिजीज़ में। तो ये मेडिकेशन जो है हमें सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने होंगे, पहले 2 से 5 दिन में ये मेडिकेशन लेनी होगी। तो उससे इंटेंसिटी
और सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ जो है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो कोविड के हैं उसमें आप आईसीयू में चले जाते हैं, वेंटिलेटर में चले जाते हैं, तो आपके बचने का चांस बहुत थोड़ा रह जाता है। अगर आप ये मेडिकेशन ले लेंगे तो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, वो आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर लेंगे, और आपकी जो मोर्टेलिटी है, डेथ है, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव। कब तक अवेलेबल होगी डॉक्टर साहब, कोई आइडिया लगाया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से अब ये 5th वेव का हमें कंसर्न है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स FDA जो है इसके केसेस वगैरह इसका डेटा रिव्यू करेगी, और मोस्ट लाइकली जो फाइजर ने डेटा शेयर किया है, इट लुक्स वेरी इफेक्टिव, हो जाएगी अप्रूव हो जाएगी। और फिर जिस तरह से अगर वहाँ तो अप्रूव हुई थी, तो फिर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनमें कब तक इनकी सप्लाई होगी, कि फॉरेन सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे? देखिए, अमेरिका ने ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन डोजेस प्रोक्योर कर लिए हैं। अच्छा। तो अब यह है कि इनिशियली तो लगता है कि ज़्यादातर मेडिकेशन जो है वो अमेरिका की तरफ डाइवर्ट होंगी। उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पेमेंट भी कर दिया है, तो इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी डाइवर्टेड। और वहाँ से अगर अमेरिका डाइवर्ट करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, ऑब्वियसली वैक्सीन का तो कोवैक्स प्रोग्राम था ना, दिस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, तो इसका देखना पड़ेगा कि हाउ दे गोना डिस्ट्रीब्यूट टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो वो अभी इट्स एन अननोन, लेकिन ये कि आपको पता है कि अमेरिका इज़ ऑलवेज द लीडर, हर चीज़ में वो पहले सबसे आगे होते हैं, और फिलैंथ्रोपिक वर्क में भी सबसे आगे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप अमेरिका में थे, हम आपसे रहनुमाई लेते रहते थे, पूछते रहते थे, कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे होते थे कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, अमेरिका में ये सूरत हाल है, रिसर्चेस क्या हैं। आप कोरोना के बाद शायद पहला विजिट है आपका पाकिस्तान का? ये जी लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर था उस वक्त केसेस ऊपर जा रहे थे पाकिस्तान में, लॉकडाउन वाली सूरत है, लॉकडाउन आने वाला था। तो अब डॉक्टर साहब, आप अमेरिका की बात करें, आप अमेरिका से फ्लाई किए, पाकिस्तान पहुंचे, आपने फ़र्क क्या देखा है, अवाम के रवैये में क्या फ़र्क देखा है? जी देखें, अवाम इस वक्त, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में इतनी इंटेंसिटी नहीं आई है इस डिजीज़ की, और कॉम्प्लिकेटेड और सीवियर केसेस नहीं हुए हैं। उसकी वजूहात हो सकती हैं मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ पर आवाम जो है खुश है, और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। अपना रेस्टोरेंट पूरे भरे हुए हैं, शॉपिंग मॉल फुल हैं, मास्क मुझे कहीं कहीं नज़र आते हैं, लेकिन मैं तो मास्क पहन के जाता हूँ जब भी आउटडोर। अच्छा, आपको हैरानी हुई या फिर आपको खुशी हुई कि चलें कोई नहीं, ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं? देखें, हम खुशी हुई, लेकिन एक कॉशियस थिंग मैं जो सबको सजेस्ट करूँगा कि ये जो वायरस है ये हमारे साथ रहने वाला है। तो आपने वैक्सीन लगवाएं, आप मेडिकेशन लें, लेकिन आप जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, SOPs हैं, वो फॉलो करें। Exactly. वो देयर इज नो रीजन, मास्क पहनने में कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मास्क हर जगह अवेलेबल है। और अब तो आदत बना लेनी चाहिए कि हम इतने टाइम से हम उसको चीज़ को कर रहे हैं, हम उसको मास्क वेयर करते हैं, तो हमें तो अब आदत बना लेनी चाहिए, अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए। अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। अब इस रिलैक्सेशन वाले माहौल में अगर हम देखें कि हमें जिस तरह से 5th वेव का भी कहा जा रहा है कि जनवरी में आ सकते, तो हम लोगों को क्या इकदाम करने होंगे कि हम 5th वेव के अंदर ना एंटर हो रहे हो? देखें, वैक्सीन सेव लाइफ, तो वैक्सीन, तो वो तो आप उसके ऊपर काम करते रहें एग्रेसिवली। जितने ज़्यादा लोगों को विलेजेस में, सिटीज़ में, जो भी आपका प्रोसेस है, और लोगों को इंसेंटिव दें कि आप आके वैक्सीन लगवाएं, बच्चों को वैक्सीन लगवाएं व्हेन इट्स गेट्स अवेलेबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो नॉर्मल SOPs हैं उसको ना रोकें, उसको करते रहें, क्योंकि अगले 2022 में भी हम इसी के साथ डील कर रहे होंगे कोविड को मुख्तलिफ इंटेंसिटी में। तो जब तक ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाती कि ये वायरस जो है अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर चुका है या कम हो गई है, उस वक्त तक हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। तो हम ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, अननेसेसरी लॉस ऑफ ह्यूमंस हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक अहम चीज़ बूस्टर डोज पे भी आपसे हम रहनुमाई ले लेते हैं कि अब जनवरी की बात हो रही है, 5th वेव आ रही होगी आसपास तमाम ममालिक में दुनिया में, तो हमें भी खदशा है उसका। ऐसे में कई लोग परेशान हैं कि जी कि हमने तो शुरू में ही ख़ुद को वैक्सीनेट करवा लिया था पाकिस्तान में, फिर बात हो रही थी पता नहीं इसकी एफिकेसी 5 माह है, 6 माह है, कितने देर तक इसके असरात रहेंगे, एंटीबॉडीज़ कब तक रहेंगे। जो ये लोग परेशान हो रहे हैं, बूस्टर डोज के हवाले से आप क्या मशवरा देंगे गवर्नमेंट को भी और उन लोगों को भी कि क्या नहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर वैक्सीनेटेड हैं, 6-7 माह हो भी गए हैं तो आप लोग सेफ़ हैं, क्या इसके ऊपर आप उनकी रहनुमाई? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने ही किया। दिस इज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट के लिए भी और आम आवाम के लिए भी।
अब जो रिसेंट स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं विद इन लास्ट वीक, उसमें फाइज़र, मोडर्ना और J&J, जो 6 मंथ में मोडर्ना की जो एंटीबॉडीज़ हैं और उसका एफिकेसी है वो ऑलमोस्ट डाउन टू 45%। ओके। फाइज़र की जो है ऑलमोस्ट डाउन टू 35% और जो हमारा J&J है इट्स ऑलमोस्ट डाउन टू 17% विद इन 6 मंथ। तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है से अगर उन्होंने जनवरी में लगवाई है, फरवरी में लगवाई है, तो वो अपना बूस्टर लगवाएं एज लॉन्ग एज वो एलिजिबल हैं, लाइक एज उनकी 65 एंड अबव है, उनको डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, रीनल फेलियर है, तो वो सब बूस्टर लगवाएं। और नॉर्मल पॉपुलेशन का एटलीस्ट इन अमेरिका अभी उसको अप्रूव नहीं किया है, लेकिन हो जाएगा। तो जैसे ही आप अवेलेबिलिटी होती है बूस्टर की, आप सब बूस्टर लगवाएं। उसमें 5th वेव को हम इसी तरह डिफीट कर सकते हैं बूस्टर लगवाने से। यानी कि इसमें डॉक्टर साहब एक और अहम चीज़ आपने नुक्ता खड़ा किया, अगर जी मॉडर्ना 45% और 35% फाइजर है, 17% J&J है, तो फिर तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं भी तो आपको अब मास्क पहनना चाहिए और बहुत एहतियात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपने इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से आप मास्क भी पहने, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइज़र, क्लीनलीनेस, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करें और बूस्टर लगवाएं, जो कि एज आई सेड क्या वजूहात हैं बूस्टर लगवाने की। और एक और चीज़ जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको साइनोफॉर्म लगी है वैक्सीन इनिशियली, साइनोवैक लगी है, कैंसिनो लगी है या फाइजर लगी है, मोडर्ना लगी है, तो आप उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बूस्टर जो है अगर आप फाइजर या मोडर्ना का लगाएं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपके फाइजर लगे हैं तो आप फाइजर लगवाएं, लेकिन अगर आपकी दूसरी वैक्सीन लगी हैं जो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मोडर्ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, फाइजर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसका बूस्टर आप लगवाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे सवाल से। तो जी अब एहतियात आप लोग करें क्योंकि खदशा मौजूद है 5th वेव का, और जनवरी की बात हो रही है, जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है। एहतियात बहुत ज़्यादा करें। वैसे भी स्मोक की वजह से तो आपने अब मास्क लगाना ही है, कोरोना की वजह से लाजमी तौर पर समाजी फासला भी बरकरार रखें कोरोना की वजह से। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है, जिसके तहत आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को $1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर्स कर्ज जारी करने की सिफारिश भी कर दी है। IMF का कहना है कि जी कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेश की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। पेट्रोल हर माह, बिजली चंद माह बाद महंगी होगी। हर माह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ₹4 फी लीटर बढ़ाना होगी जब तक ये 30 तक नहीं पहुंच जाती। बिल्कुल, और IMF के मुताबिक हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा, जबकि टैक्स बेस मजीद बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ भी दी गई। और IMF ने एक्सचेंज रेट में लचक बरकरार रखने और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने का मशवरा भी दिया है, जबकि कानून साजी के जरिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है IMF ने। ऐसे ही है। और इसके साथ साथ IMF ने समाजी और तरक्याती अखराजात के लिए टैक्स मराहत का खात्मा भी ज़रूरी करार दिया है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने महंगाई के हदफ और पेशगोई की वजाहत करते हुए कहा है कि दीगर ममालिक की महंगाई के अहदाफ से मवाजना दुरुस्त नहीं है। महंगाई का हदफ हुकूमत मुकर्रर करती है जो 5 से 7% है। बिल्कुल, और मरकजी बैंक का ये भी कहना है कि ज़राए इब्लाग के बाज़ हिस्सों में स्टेट बैंक की माली साल 22 में औसतन महंगाई की जो पेशगोई है वो 9.7% को महंगाई के हदफ के तौर पर लिया जा रहा है, जो कि दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये सारी सूरत है। वैसे मुशीर खजाना ने क्या कहा है आपको वो सुना देते हैं। छठा रिव्यू है के तहत IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। दरमियानी से तवील मुद्दत की पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया है। बिजली के निर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म ज़ब्त वो चंद अहम इक़दाम हैं जिनसे मुल्क में ठोस माशी बुनियादों पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में, PDL का होगा जिसमें
4 रुपया हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। खजाना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, सारी सूरत हाल है, हम इस पर बात करेंगे। मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे, आप क्या देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। मेरे ख्याल में इसके असरात जो हैं वो बहुत वाज़ेह हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में नई महंगाई होगी, पाकिस्तान के अंदर लोगों के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होगी, पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर अदायगियों हैं वो बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर किसी सूरत भी हम वो तरक्की की अहदाफ पूरे नहीं कर सकेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान कहती रही है। और इन सारी चीज़ों का जो नुक्ता होगा वो ये होगा कि क्योंकि हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, और टैक्सों का निज़ाम भी इस तरह से होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने होंगे, आपको पेट्रोलियम लेवी देना होगी। तो आप देखेंगे कि जो नरख हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के वो बढ़ जाएंगे, जिससे महंगाई में इस कदर इजाफा होगा कि अवाम जो ऑलरेडी महंगाई के बोझ तले है वो इसका बोझ मजीद बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कोई बेहतर ऑप्शन थी गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ही नहीं थी और हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था, तो हमने जो है ये तमाम शराइत माननी थी? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि जैसे अगर टैक्सों के निज़ाम को ही लिया जाए तो अगर हम अपनी बुनियाद बस्ती करते, अगर हम अमीर लोगों पे टैक्स लगाते तो फिर हमें ये जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस ना बढ़ाने पड़ते। इसी तरह अगर हम अपनी शराय जो पैदावार की लागत है उसको मुनासिब रखते, अगर हम एफिशिएंसी पैदा करते, अगर हम तवानाई के शोबे के अंदर चोरी को रोकते, अगर हम अपने सर्कुलर डेट को जो है वो बेहतर करते, जिसके लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, बजाय इसके कि हम हर दफ़ा कीमतें बढ़ाते रहते हैं और जो असल मसला है उसकी तरफ हम नहीं आते हैं। तो जो हमारे अदालती जो हैं पुलिस इदारों के अंदर जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं, वो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर हमें ये शॉर्ट टर्म चीज़ें करनी पड़ती हैं और जिसका असर जो है वो बराह रास्त तीनों चीज़ों पे, जैसे मैंने कहा, मालियाती खसारा भी पड़ता है, हमारी अफरात ज़र भी बढ़ती चली जाती है, और तीसरा ये कि शरह नमू में जो है वो नुमाया कमी होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की बात करें, हर माह 4 रुपए हमें बढ़ाना होगी, यानी कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये तो 4 रुपया बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके साथ बाकी इजाफा अलग से होगा, यानी कि 4 रुपए बढ़ने की तो सब सोच लें कि माहाना बढ़ ही रहा होगा। जी बिल्कुल सही है। जो हमने 600 अरब से ज़्यादा 610 अरब का पेट्रोलियम लेवी का रखा था हदफ अपने बजट में, फिर हमने उसको नहीं लगाया और लोगों के ऊपर हमने कीमतों का बोझ पास ऑन नहीं किया था। मगर IMF का यही मुतालबा है कि जब आप एक चीज़ बजट में प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो आप हासिल भी करें। तो उस वक्त जो वज़ीर खजाना मौसम के एडवाइज़र हैं उन्होंने ये हदफ खुद रखा था। अब जाहिर है जब इसमें इजाफा होगा तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा होगा, क्योंकि जो पहले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया उसके अंदर यही था कि आपने ना पेट्रोलियम रैली को बहुत नीचे ले गए 3 रुपए के ऊपर, जबकि ये 300 रुपए तक जा सकती है और यही जो है इसकी हदफ है। और फिर हमने दूसरे टैक्सेस भी कम किए, तो एक तरफ हमारा मालियाती खसारा बढ़ गया क्योंकि टैक्सेस कम इकट्ठे हुए, नॉन टैक्स आइटम्स भी हम इकट्ठे नहीं कर पा रहे, तो उसका मजमूई असर जो है वो हमें अब सामने नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम रैली में भी इजाफा होगा और मज़ीद टैक्सेस भी जो है पेट्रोलियम पे हम देखेंगे। तो ये हो सकता है कि कहीं 180-85 और ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेट बैंक ने महंगाई के हदफ और पेशगोई की वजाहत करते हुए कहा है कि दीगर ममालिक की महंगाई के हदफ से मुआवजा दुरुस्त नहीं है। स्टेट बैंक महंगाई का हदफ हुकूमत मुकर्रर करती है, ये भी उन्होंने कहा जो 5 से 7% है। क्या महंगाई कंट्रोल करने या हदफ मुकर्रर करने के लिए स्टेट बैंक का इसमें कोई किरदार नहीं है? स्टेट बैंक का काम तो सिर्फ जो है वो डिस्काउंट रेट को कोर इन्फ्लेशन के साथ जो है वो कायम रखना है, मगर उनको किसी तरह भी जो अफरात ज़र को काबू करना है ये हुकूमत का जो है काम है। अब ये अगर आप देख रहे हैं कि IMF ने भी कहा है कि जो आपका है अफरात ज़र ये 9% से ऊपर जाने का इम्कान है। जब ये ऊपर जाता है तो फिर स्टेट बैंक के पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वो शरह सूद में इजाफा करे। अब शरह सूद में इजाफे से तो अफरात ज़र कम नहीं होता है, बल्कि बैठे बैठे अब हुकूमत की भी बोझ बढ़ जाता है और जो ताजर हज़रात हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी कॉस्ट आगे पास ऑन करते हैं जो उनको फाइनेंशियल कॉस्ट पड़ती है।
तो यूँ देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कभी भी जो है वो स्टेट बैंक की जो हम कहते हैं कि अफरात ज़र को काबू करने के लिए वो शरह सूद बढ़ाएगी, वो कोई हल है नहीं पाकिस्तान के। ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, जो IMF के साथ मुआहदा हो रहा है उस हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ, क्योंकि अब स्मोक के असरात जो है ना वो स्किन पे भी आने लग गए। तो क्योंकि गर्मियों को वैसे तो जाना और सर्दियों को आना हम लोग को बहुत ही एक डिफरेंट सी और खुशगवार तब्दीली लग रही होती है, लेकिन ये मौसम जिस तरह से चेंज हो रहा है और फिर जिस तरह स्मोक की हम बात करें उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है और बहुत सारी स्किन जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना वो फिर सामने आना शुरू होती है और ख़वातीन खास पर हमदा ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे लगता है। अब तो मैं इस बारे में बात ही नहीं करता। जब मैं कहता हूँ कि ख़वातीन ज़्यादा परेशान होती हैं, उसमें इकरा मुझे टोक देती है, नहीं ये तो ख़वातीन का तो सिर्फ मसला नहीं, और ये बात हमें समझने की भी ज़रूरत है कि स्किन तो मर्दों की भी है ना, तो ये मसला आपका भी है, बच्चों के लिए एग्जैक्टली बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मसला है। तो स्मोक के दौरान क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं और किस तरीके से बचा जा सकता है, अगर हम इंसानी जल्द की बात कर रहे हों, क्या प्रॉब्लम्स हैं और रेमेडीज़ क्या हैं, इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर सनिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सनिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये जो स्मोक है, वैसे हमने पहले इस पर बात की कि बच्चों को ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को हो रहा है, आँखों में इरिटेशन हो रही है, ये स्किन के लिए क्या असर रख रही है और क्या मसाइल आ रहे हैं? लोग आपके पास आ रहे हैं, पेशेंट्स आते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सांस की नाली या उससे मुतल्लिक जितने हमारे अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये स्किन के ऊपर भी उतना ही असरअंदाज होता है। हम जब रूटीन में देखते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में जिनकी ड्राई सेंसिटिव स्किन होती है, ऐसे बच्चे मोस्टली एटॉपिक होते हैं और उनमें एग्जैसर्बेशन आ रही है, उनके स्किन इश्यूज बढ़ रहे हैं इस स्मोक की वजह से। और अगर हम एडल्ट लोगों में देखें तो ना सिर्फ ख़वातीन में, मर्दों में भी एक्नी के ब्रेकआउट्स हो गए, या जो लोग सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं, सोराइसिस भी एक बीमारी है स्किन की जिसको उर्दू में अपरस कहा जाता है। तो ये बीमारियां बढ़ना शुरू हो गई हैं स्मोक की वजह से। वजह ये होती है कि स्मोक में जो पार्टिकल्स हैं ये हवा में मुअल्लक रह जाते हैं। अच्छा। और जब ये हमारी स्किन के साथ चिपकते हैं तो ये स्किन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी स्किन को क्लियर रखें, क्लीन रखें और मॉइस्चराइज्ड रखें। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें। ये दो चीज़ें अपनी रूटीन में रखें। मीनवाइल बाकी केयर हम ज़रूर साथ बताते हैं कि आप अननेसेसरी बाहर ना जाएं, बच्चों को प्लेग्राउंड्स में ना खेलने दें। तो ये चीज़ों की थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों के लिए हम कैसे कर सकते हैं उनको? जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों की जो चीक्स के पास से स्किन जो है वो काफ़ी रेड हो जाती है और वो फट भी जाती है, उनको काफ़ी इचिंग भी हो रही होती है। तो इन चीज़ों के लिए बच्चों को कैसे हम मॉइस्चराइज रख सकते हैं और उनको हम क्या प्रोडक्ट्स वगैरह इस तरह की हों, हम नेम तो नहीं ले ऑब्वियसली बात है, लेकिन हम उनको क्या लगा सकते हैं बच्चों को? जब भी आपने कोई बिकॉज ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं ये मोस्टली एटॉपिक होते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों में हमेशा सिरामाइड्स वाले आप कोशिश करें, या E45 केमिकल्स ये होते हैं जो स्पेसिफिकली एटॉपिक के लोगों के लिए ही बने होते हैं मॉइस्चराइज़र, या विच हेज़ल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपने मॉइस्चराइज़र लेना हो उसमें सिरामाइड्स या E45 या विच हेज़ल इस तरह के कोई भी कंपाउंड अगर एडेड हैं तो वो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करके स्किन को इम्प्रूव रख सकते हैं। और जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रख सकते हैं अपनी स्किन को रखें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें पीने के लिए। पीने के लिए पानी और जूसेस वगैरह का इस्तेमाल लाजमी अपनी रूटीन में रखें। ठीक है डॉक्टर सनिया, आपने कहा कि एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा देर बाहर लेकर मत निकले, लेकिन ये जैसा मौसम है, खुश्क सर्दी है, माएँ कोशिश करती हैं कि धूप में बच्चों को रखा जाए, और ये कहा जा रहा है कि स्मोक का ज़्यादा जो दौरानिया ख़तरनाक है वो सुबह का है और फिर शाम का है। तो अगर दोपहर के वक्त बच्चों को धूप जो माएँ लगवा रही होती हैं वो दुरुस्त है इस मौसम में, या अवॉइड कर लें ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, बेसिकली जो धूप लगवाई जाती है उसका पर्पस ये है कि विटामिन डी ले लिया जाए धूप से। हम धूप में नॉर्मली इसीलिए बैठते हैं कि हमारी स्किन पे जब सूरज की किरणें लगती हैं तो विटामिन डी प्रोड्यूस होता है, और यही हमारे पास बिगेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। अब स्मोक की वजह से क्या मसला है कि चूंकि पार्टिकल्स की एक लेयर बन चुकी हुई है, तो धूप की किरणें आपकी स्किन को नहीं टच करती तो विटामिन डी नहीं बनता। तो खामखा धूप में मत बैठे स्मोक के अलार्मिंग टाइम में, उसका बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप बच्चों को अंदर रखें, अच्छी डाइट दें और इसकी केयर करें साथ।
अच्छा जी, हम तो टिकोर का भी एक हमारा है ना निज़ाम के लिए कि बच्चों की टिकोर हो रही होती है, वो धूप में बैठे होते हैं, चाहे वक्त कोई भी हो, चाहे वो 2 बजे की धूप क्यों ना हो, तो वो दुरुस्त है या नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं? फ़ायदा नहीं है इसका कोई, बिकॉज स्मॉग में एक पार्टिकल की लेयर्स है, एक ज़रात की लेयर है जिसने ब्लॉक कर दी है सनलाइट भी। तो जब सनलाइट आनी ही नहीं है तो आपको उसका फ़ायदा नहीं है। बेसिकली हम सनलाइट लेते हैं विटामिन डी बनाने के लिए, तो जब आएगी नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं, तो खाम अपने बच्चे को उस टकोर में नुकसान ना दें। ठीक है, तो अब ये भी हमें बता दें कि स्मोक से जैसे हम लोगों को एक्सपोजर, हम लोगों को तो आना जाना बाहर होता है, जो लोग बाहर जा रहे हो, आना जाना जिनका और एक्सपोजर हो रहा हो, वो कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं? सिंपल सी रेमेडीज़ जैसे मैंने बताई है, एक तो ये कि अगर आप अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो बेहतर है, या आप क्लोज जैसे अगर कोई कैब भी लेता है, कोई टैक्सी लेते हैं तो उसमें भी आप कोशिश करें कि आपके शीशे बंद हों। ठीक है। फुल स्लीव्स कपड़े पहने, चेहरे को ढकें और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें। ये चीज़ें तो मस्ट हैं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। अब जैसे एक्नी के एग्जेसिबेशंस आ रहे हैं, एक्नी के ब्रेकआउट्स लोगों में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए और सडनली होना शुरू हो गए, स्किन इशूज़, एलर्जीज़ बढ़ना शुरू हो गई हैं, स्किन के ऊपर दाग धब्बे आना शुरू हो गए हैं, पिगमेंटेशन बढ़ गई है। तो अगेन उसका भी यही सोल्यूशन है कि स्किन की क्लेंजिंग प्रॉपर रखें, मॉइस्चराइज़र जो भी आपकी स्किन के हिसाब से वो इस्तेमाल करें और सन ब्लॉक इस्तेमाल लाजमी करें। ये 3 चीज़ें कर लेंगे तो आप काफ़ी इश्यूज से बच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, काफ़ी इशू से हम बच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर सनिया, वैसे बात कर लें, अब सर्दियाँ चूँकि आ रही हैं, हम खुश्क सर्दी से हम सारे परेशान हैं, ऐसे हालात में अगर स्मोक ना हो तब भी क्या एहतियातें हमें करनी चाहिए और जो चीज़ें हमने बदलनी है वो किस तरीके से? जैसे हमें बालों के वाले से आपने बताया था कि ज़्यादा गर्म पानी से आप लोग बाल ना धोएं तो उससे मसाइल आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब सर्दियाँ आती हैं, लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, बाल डैमेज होते हैं, तो साथ साथ स्किन भी डैमेज होती है, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, बैक पे एक्नी, सर में डैंड्रफ, तो ये इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करें। अगर आपको धूप में बैठना है तो कभी भी चेहरा धूप की तरफ, सूरज की तरफ करके मत बैठें। अच्छा। बैक करके बैठें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फेस को धूप की तरफ मत करके बैठें। और अपने आप को, अगर आप बैठना भी चाह रहे हैं तो आपकी बैक होनी चाहिए टुवर्ड्स सन। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं जो आपने केयर करनी है। इसके साथ साथ मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल अगेन वही कहूँगी, बिकॉज़ ये 2 चीज़ें अगर ऐड कर लेते हैं, मॉइस्चराइज़र एंड सन ब्लॉक, तो आपकी स्किन बहुत बेहतर रहती है। बालों के लिए अगर चाहते हैं तो बालों के लिए सिंपल ऑयलिंग कोई भी आप कर सकते हैं, लगाएं आप हफ्ते में 1 या 2 बार। लेकिन एक हमारा ट्रेंड है कि लोग बालों में ऑयल लगा के छोड़ देते हैं ओवरनाइट। आधे घंटे बाद से लेके 2 घंटे बाद आप बाल वॉश कर दें, ताकि आपके जो मसाम है वो ब्लॉक ना हो, क्योंकि जब वो ब्लॉक होते हैं तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनको ये भी इश्यूज आते हैं, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने सन ब्लॉक कौन सा यूज़ करना है। जैसे कि ऑयली और हम ड्राई स्किन की बात करें तो उसके हवाले से बता दीजिए कि जिनकी ऑयली स्किन ऑलरेडी है वो अपने आप को किस तरह से इन चीज़ों से महफूज रख सकते हैं? अच्छा, जो ऑयली स्किन के लिए सन ब्लॉक्स होते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, आप कोई भी सन ब्लॉक उठा लेंगे उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा SC सन ब्लॉक या मैट सन ब्लॉक। मैट का मतलब है कि उसने आपका ऑयल कंट्रोल करने और आपकी स्किन को ऑयल नहीं आने देगा, ऑयल कंट्रोल करेगा, ख़त्म नहीं करेगा। तो वो आपकी स्किन पे ऑयल कंट्रोल रखता है। ये उन लोगों के लिए जिनके मसाम खुले हुए हैं और जिनके स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। और दूसरी कैटेगरी होती है जो रूटीन सन ब्लॉक होता है हमारा, तो एनीबडी कैन यूज़ इट। जिनकी स्किन ड्राई है वो लोग बाकी कोई भी सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमें स्पेसिफिकली जो ऑयली स्किन्स होती हैं उसमें हमें SC सन ब्लॉक या मैट फिनिश सन ब्लॉक्स देने पड़ते हैं। ठीक है डॉक्टर सनिया, अगर सर्दियों की बात करें तो चाय और कॉफ़ी का इंटेक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्किन पे कोई असरात होते हैं अगर आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो बल्कि हर पेशेंट को कहती हूँ अपने कि आप 4 कप चाय 1 कप कॉफ़ी डेली पिएं। अच्छा। हार्ट इश्यूज़ नहीं होते, स्किन बेहतर रहती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से एक तो आपका लिक्विड इंटेक बेहतर रखता है, दूसरा आपके टॉक्सिन लेवल्स को कम रखता है। लेकिन चाय वो वाली नहीं जो हम पत्ती जला देते हैं, जला के जो पीते हैं। आप सेपरेट टी जो दम वाली चाय होती है और ये आप इजीली बना सकते हैं, तो वो चाय पिए, वो ज़्यादा बेहतर होती है और आपके स्टमक का इशू नहीं बनता। अगर आप सेपरेट टी पीते हैं आपकी स्किन बेहतर रहती है, आपकी ओवरऑल स्किन के ऊपर एक ग्लो सा रहता है, बिकॉज ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को भी कवर अप करते जाते हैं। मतलब गलत चाय नहीं, लेकिन दुरुस्त चाय, ये जो आप बता रहे हैं। कॉफ़ी में भी हमें दुरुस्त कॉफ़ी पीनी है, दुरुस्त कॉफ़ी पीनी है। सेकेंडली जो दूध वाली पी सकते हैं अगर आप पीना चाहें तो, लेकिन जो एक ग्रीन टी, जो ग्रीन टी का कहवा है उसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। उसके अंदर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कोई इलायची या सैफरॉन या इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जो आप
कर सकें ऐड, उसमें ज़रूर ऐड करके साथ वो पिए तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है। जब टॉक्सिन्स निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन, हेयर, नेल, इनफैक्ट इंटरनल सारे ऑर्गन्स भी आपके बेहतर हो जाते हैं और आपकी जितनी बॉडी पर डैमेज आ रहा होता है वो खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है और इससे आपके डॉक्टर्स के चक्कर कम हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी थी। डॉक्टर ने बताया कि आपने क्या क्या करना है और सर्दियों में आपको जो धूप लगवा रहे हैं ना उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा उसका बच्चों को नुकसान हो रहा है। तो बच्चों के रंग काले हो रहे होते हैं। रंग काले हो रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और वो टकोर के चक्कर में बच्चे का ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमने ये गलती नहीं करनी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।